आज हमारे पास है पॉलीमर, जिसका हम फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे, यानी एक ही वीडियो में पॉलीमर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ जेईई, नीट एंड बोर्ड। तो चलिए बच्चों देखते हैं पॉलीमर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किन किन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलीमर क्या होता है। देखो बच्चों, पॉलीमर दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली एंड मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। यानी पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कई सारी यूनिट आपस में जुड़कर एक पॉलीमर बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल होता है। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है। तो जितने भी पॉलीमर होते हैं उनमें कुछ छोटी छोटी यूनिटें आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाती है, तो उनको हम बोलेंगे बच्चों रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। और रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मोनोमर। यानी हर पॉलीमर का एक या एक से ज्यादा मोनोमर होता है। ये जो पॉलीमर है उसमें मोनोमर किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं? दे आर ज्वाइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जितने भी पॉलीमर आप देखोगे उसमें मोनोमर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीमराइजेशन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पॉलीमराइजेशन मोस्टली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कुछ कैटालिस्ट यानी कुछ रिएक्शन कंडीशन होती है जिनके थ्रू पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों पॉलीमर को हम किस तरह से क्लासिफाइड करेंगे? देखो, पॉलीमर आर क्लासिफाइड 4 टाइप्स। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से हम इनको बना रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, किस किस टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स पॉलीमर में पाए जाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। 3 तरह के सोर्स हो सकते हैं, या तो नेचुरल, या तो सेमी सिंथेटिक, या तो एकदम सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर होते हैं जो सीधे हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, जैसे हमारे पास है प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन्स और रबर। ठीक है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च के बारे में आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा। दूसरा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि नेचुरल पॉलीमर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज के डेरिवेटिव सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट इज आल्सो कॉल्ड रेयन। सिंथेटिक पॉलीमर प्योरली लैब में तैयार किए जाते हैं। इनका यूटिलाइजेशन ज्यादा है बजाय नेचुरल और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के लिए। जितने भी हम अपने आसपास पॉलीमर देखते हैं वो मोस्ट ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर है, जैसे पॉलीएथीन हो गया, सिंथेटिक फाइबर हम यूज करते हैं नायलॉन 66, सिंथेटिक रबर हम यूज करते हैं। तो वो सारे पॉलीमर कैसे हैं? सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। देयर आर 3 टाइप। एक लीनियर, दूसरे होते हैं बच्चों ब्रांच, और तीसरे होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर से आप पता चल जाएगा। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि पॉलीमर के जो फाइबर होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। हमारे पास है ब्रांच, यानी लीनियर पॉलीमर जो है ब्रांचिंग में आ जाता है। इस तरह से देखो ब्रांचिंग बन जाती है, तो तब बन जाता है हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीइथीन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या होता है? 2 फाइबर के बीच में, ऊपर और नीचे के फाइबर के बीच में, या कई सारे फाइबर के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। ये उन्हीं पॉलीमर में पॉसिबल है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं, चाहे वो 2 फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो 3 फंक्शनल ग्रुप हो। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों जैसे बेकेलेट और मेलामाइन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। किस मेथड से हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, पॉलीमर को बना रहे हैं। तो बच्चों ये 2 टाइप का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के। एडिशन पॉलीमराइजेशन उन पॉलीमर में होता है जिनमें मोस्टली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, यानी A+B = AB। कोई मॉलिक्यूल एज ए बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर 2 पॉलीमर आपको समझने हैं बच्चों, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें मोनोमर एक जैसा होता है, लेकिन कोपॉलीमर में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो सकते हैं। होमोपॉलीमर का एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पॉलीएथीन, केवल एक ही मोनोमर है एथीन। कोपॉलीमर में 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर होते हैं, जैसे ब्यूना S या ब्यूना N। तो ब्यूना S में क्या हुआ? हमारे पास ब्यूटाडाइन भी है और स्टाइरिन में। ब्यूना N में क्या हुआ? नाइट्राइल भी है एंड ब्यूटाडाइन भी है। तो 2 अलग अलग मोनोमर हो गए। ये समझना है आपको होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में। कंडेंसेशन पॉलीमर जो है उन पॉलीमर में पॉसिबल है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं।
दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बाई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या ट्राई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। और जब भी बच्चों कंडेंसेशन होता है तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं, जबकि एडिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समझ गए बात मेरी, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये देखो मैंने लिखा नाइलॉन 6 नाइलॉन 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, किसी भी पॉलीमर की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? देखो, उसके टेंसिल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, यानी वो जल्दी से ब्रेक ना हो। इलास्टिसिटी, उसको खींचने पर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। टफनेस, टफनेस मतलब कितना हार्ड है। हाई टेम्परेचर पर गले ना, लो टेम्परेचर पर ब्रिटिल ना हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी पॉलीमर में होनी ही होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है बच्चों? ये प्रॉपर्टी होती है उस पॉलीमर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरह के होते हैं? या तो वंडरवाल फोर्स होते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये सारे फोर्स क्या करते हैं? पॉलीमर को आपस में बांध के रखते हैं। पॉलीमर, डिफरेंट पॉलीमर चेन को आपस में बांध के रखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर पॉलीमर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, तीसरा थर्मो प्लास्टिक और चौथा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो एक टेबल में मैं इन चारों की प्रॉपर्टी को समराइज करता हूं। देखो, ये एक टेबल है, इस टेबल में हमने चारों लिखे हैं, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं वन बाय वन। जो इलास्टोमर्स होते हैं वो रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं और इलास्टिक प्रॉपर्टी आपने देखा होगा ना, रबर क्या होता है, अगर उसको खींचे तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है। तो ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं। यहां पर वीक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो खींच जाए, आसानी से खींच जाए। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी में दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए, तो कुछ क्रॉस लिंकिंग वहां पर प्रेजेंट होती है ताकि स्ट्रेच करने पर वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। ये तीनों बच्चों किसके एग्जाम्पल है? ये सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है, सिंथेटिक रबर। तो जो आपने रबर देखा होगा उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गया। फाइबर की बात करें तो बच्चों फाइबर क्या होते हैं? हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैकिंग होती है इनकी, वो काफी क्लोज पैकिंग होती है। उस क्लोज पैकिंग की वजह से इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे पॉलीअमाइड, नायलॉन 6 और टेरिलिन पॉलिएस्टर। वहीं हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक कुछ लीनियर भी होते हैं और कुछ ब्रांच चेन मॉलिक्यूल भी होते हैं, है ना। इनमें जो फोर्सेस होते हैं बच्चों वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच के कंडीशन होते हैं, न तो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं न तो ज्यादा वीक होते हैं। गर्म और कूल करने पर ये हार्ड भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे पॉलीएथीन, पॉलीस्टारीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे आपने पाइप देखे होंगे ना, पाइप को गर्म करे तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर जो है ठंडा करे तो हार्ड हो जाता है। ये है थर्मोप्लास्टिक। लास्ट हमारे पास है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो बच्चों ये हाईली क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं और जनरली ये हीटिंग करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं या कूल करने पर जो है हार्ड नहीं बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बच्चों बेकेलाइट, बेकेलाइट एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट मोस्टली यूटेंसिल के हैंडल बनाने के काम आता है। तो बच्चों यूटेंसिल काफी हाई टेम्परेचर पर काम करता है तो उसके हैंडल कभी भी गलते नहीं है। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीएथीन के बारे में। पॉलीएथीन कैसे बनता है? एथीन को जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वो बनता है बच्चों पॉलीएथीन। ठीक है, तो इसका मतलब पॉलीएथीन का मोनोमर क्या हुआ? एथीन। जनरली दो टाइप की पॉलीएथीन हमारे पास है, एक है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीएथीन और दूसरी है हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लो। लो डेंसिटी पॉलीएथीन में क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इस तरह से ब्रांचिंग होती है तो गैप बन जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। हाई डेंसिटी पॉलीएथीन में क्या होता है कि ये फाइबर जो है एक के ऊपर एक इस तरह लगे होते हैं तो यहां पर गैप कम होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो एक लीनियर होता है, एक ब्रांच्ड होता है। अब डिटेल से मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो, एक तरफ लो डेंसिटी पॉलीएथीन, दूसरी तरफ हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीएथीन है उसको हम कैसे बनाते हैं? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। देखो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथीन में लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में ही काम चल जाता है। ठीक है बच्चों।
दूसरी बात है कि यहां पर कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं, तो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने के लिए ट्रेस ऑफ डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड कैटालिस्ट या इनिशिएटर काम करते हैं, और ये बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से बनता है। जबकि यहां पर हम यूज करते हैं जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट है वो है बच्चों ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। देखो ऐसा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 का 3Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, कई बार पूछा भी जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, और ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन को बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अभी बोला था लो डेंसिटी हाईली ब्रांच्ड होती है, ये जो है क्लोज पैकिंग लीनियर मॉलिक्यूल होता है। जनरली लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये भी केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूज की बात करूं तो जो हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो तो इंसुलेशन बनाने के काम आता है इलेक्ट्रिक वायर में, है ना, स्क्वीज बॉटल, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप। लेकिन बच्चों जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है वो टफ चीजों को बनाने का काम आता है, जैसे बाल्टी हो गया, डस्टबिन हो गया, बॉटल्स हो गया, और पाइप्स बनाने के काम आता है, जो जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं और काफी हार्ड होते हैं। तो जनरली आपने कई सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो हमारे घर में टफ चीजें प्लास्टिक की बनी हुई, हाई डेंसिटी प्लास्टिक की बनी होते हैं। जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चीजें हैं जो आसानी से ब्रेक हो जाती हैं, स्क्वीज हो जाती हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। दो टाइप की हैं, एक होता है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। डिफरेंस क्या है बच्चों, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन उन्हीं मॉलिक्यूल में होगा जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में उन पॉलीमर में होगा जहां पर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होते हैं। तो देखो वन बाय वन में एक एक करके डिस्कस करो। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे, देखो पॉलीएथीन डबल बॉन्ड होता है, पीवीसी यहां पर डबल बॉन्ड होता है, टेफ्लॉन यहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, एक्राइडोनाइट्राइल यहां पर भी डबल बॉन्ड होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन डबल बॉन्ड वाले मोनोमर में ही पॉसिबल है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है एल्कीन, एल्काडाइंस एंड देयर डेरिवेटिव। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्या होता है, चेन ग्रोथ होती है, वो किस मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। देखो तीनों स्टेप मैंने यहां पर लिखे हैं, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है प्रोपगेशन, और दूसरा होता है चेन टर्मिनेशन। हाइड्रोकार्बन में आपने पढ़ा होगा, इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले एक बेंजोइल पेरोक्साइड हम लेते हैं ना, इसको एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल है वो एथीन पर काम करता है, एक दोबारा से फ्री रेडिकल बनाता है, तो ये हमारा हो गया चेन इनिशिएशन। चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्रेश मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है, इस तरह चेन ग्रोथ होती जाती है। और लास्ट में टर्मिनेशन में क्या होता है, 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बच्चों एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। तो पॉलीएथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पीएन ऐसी तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, उन पॉलीमर में जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और जब हम इनका कंडेंसेशन करवाएंगे तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, और इनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, बेकेलाइट, पॉलीएस्टर। तो देखो बच्चों मैं एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको करवा के दिखाता हूं। सपोज मान लिया जाए कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और दूसरी तरफ हम कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, OH ले रहे हैं। तो बच्चों यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -H2O। तो ये कुछ इस तरह का पॉलीमर हमें मिल जाएगा, O इस तरह का। ठीक, तो यहां पर कौन सी लिंकेज बनी, एस्टर। तो ये जो पॉलीएस्टर है ना, इसमें इसी तरह के पॉलीमराइजेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, अब वन बाय वन हम पॉलीमर को समझेंगे और उनके मोनोमर को समझेंगे। अगर कोई कैटेगरी है तो उसको भी हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम बोलते हैं बच्चों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो एथीन में 4 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। तो आपको क्या देखना है, बस 2 चीजें देखनी है कि इसका मोनोमर क्या होता है, कोई रिएक्शन कंडीशन क्या है, और पॉलीमर क्या बनता है। तो देखो CF2 इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोएथीन। कैटालिस्ट एंड हाई प्रेशर याद करने की जरूरत है नहीं, टेफ्लॉन बन गया। ठीक, टेफ्लॉन मोस्टली कहां यूज होता है बच्चों, नॉन स्टिक कुकवेयर में।
नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उनमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। दूसरा हमारे पास है पेन ऑर्लोन या पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका हमारे पास मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल, तो इसको हम बच्चों विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, विनाइल साइनाइड, ठीक है। और यहां पर पेरोक्साइड कैटालिस्ट यूज होता है, पेरोक्साइड कैटालिस्ट, और ये हमारे पास PAN बन गया। यूज क्या होता है, देखो फाइबर्स बनाने के काम आता है ना, जो कमर्शियल फाइबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड बच्चों दो टाइप के हैं हमारे पास, एक नाइलॉन 6 होता है, दूसरा नाइलॉन 6 होता है। अच्छा, कभी कंफ्यूज होकर नाइलॉन 6 में कितने कार्बन होंगे, तो टोटल बच्चों इसमें 12 कार्बन होते हैं, और नाइलॉन 6 में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ये जो डिजिट है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन को बताती है। क्लियर हो गया। तो पहले नाइलॉन 6 की बात करते हैं। इसके मोनोमर क्या है, एडिपिक एसिड CH2 COOH COOH एंड हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ठीक। कंडेंसेशन हो रहा, देखो यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो देखो NHCO बन गया, और इधर भी ऐसे होगा। तो CONH किनारे और NHCO पेप्टाइड लिंकेज बीच में, एमाइड लिंकेज बीच में, इसलिए इसको हम पॉलीएमाइड बोलते हैं, और हाई प्रेशर पर ये इसको हम बनाते हैं। नाइलॉन 6 में हम एक मोनोमर यूज करते हैं जिसका नाम है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 कार्बन है ना, यहां से टूट गया, एक तरफ CO एक तरफ NH, और बीच में 5 कार्बन आ गए। दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 6। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीएस्टर। एस्टर कब बनेगा बच्चों, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे। तो एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, दूसरे मोनोमर में अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नाम है हमारे पास डेक्रोन और टेरिलिन, दोनों नाम से आता है, ध्यान रखना बच्चों, है ना, डेक्रोन और टेरिलिन। तो देखो मोनोमर क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल CH2H, और दूसरा हमारे पास टेरिथैलिक एसिड, यानी जो बेंजीन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पैरा पोजीशन पर होंगे, या 1,4 बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ले सकते हैं। तो यहां से OH निकला और यहां से H निकला, तो देखो OCO है ना, एस्टर लिंकेज हो गई, और CO और O लास्ट में आ गया। दिस इज कॉल्ड टेरिलिन और डेक्रोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, और बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास बेकेलाइट। प्रेशर कुकर का जो हत्ता बना होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है बच्चों, है ना, बेकेलाइट। तो मोनोमर साफ दिख रहे हैं, एक मोनोमर होगा फिनॉल, दूसरा मोनोमर होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। देखो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, तो इस तरह बच्चों सबसे पहले इस तरह कंपाउंड बनते हैं, इस तरह के कंपाउंड बनते हैं, ये अभी पॉलीमर नहीं बना। उसके बाद ये जो है ये दोबारा से एक दूसरे के साथ आपस में N मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और इस तरह का स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नोवोलेक। कई बार पूछा भी जाता है, बेकेलाइट इज ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल, नोवोलेक इज स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। अभी देखो दोबारा से नोवोलेक आपस में कंबाइंड होंगे, नोवोलेक का बच्चों पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, तब नोवोलेक जो है ब्रांचिंग बनाएगा। देखो ब्रांचिंग आ गई ना, तो इसी को हम बेकेलाइट बोलेंगे। ध्यान रखना नोवोलेक और बेकेलाइट में डिफरेंस ही है, नोवोलेक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, बेकेलाइट ब्रांच चेन मॉलिक्यूल है। तो 2-3 प्रोसेस के बाद हमें बेकेलाइट मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी कैटेगरी में मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो देखो मेलामाइन भी है और फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम यही है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो मेलामाइन ऐसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे बनता है, एक NH के साथ CH2OH आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये रेजिन हो गया, और उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, जो NH-CH2 इस तरह आगे। नेक्स्ट हमारे पास है रबर, ठीक है। रबर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले नेचुरल रबर की बात करते हैं। नेचुरल रबर जो होता है वो रबर ट्री के लेटेक्स से हमें मिलता है। तो रबर ट्री से एक रबर लेटेक्स मिलता है, और ये लेटेक्स एक्चुअल में क्या होता है, कोलोइडल डिस्पर्जन होता है रबर का वाटर में। तो इसी कोलोइडल सॉल्यूशन से हम रबर बनाते हैं। तो बच्चों अगर केमिकली देखा जाए तो नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन मतलब 1 2 3 4 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो जब आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती है, नेचुरल रबर। तो पॉली आइसोप्रीन इसका नाम हो जाएगा। देखो नेचुरल रबर, दिस इज कॉल्ड पॉली आइसोप्रीन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इनका अरेंजमेंट होता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। एक बार पूछा भी गया था कि नेचुरल रबर में जो आइसोप्रीन यूनिट होती है वो किस तरह की होती है, सिस होती है, ट्रांस होती है, सिस ट्रांस अल्टरनेट होता है।
ध्यान रखना बच्चों, सिस होती है। जब आप सिंथेटिक रबर पढ़ेंगे तो वहां पर ट्रांस मिल जाएगा आपको। देखो सारी सिस है ना, ये बड़ा मॉलिक्यूल, ये भी देखो बड़ा मॉलिक्यूल, दोनों बड़ा मॉलिक्यूल एक ही साइड है, दोनों छोटे मॉलिक्यूल एक साइड है। तो देखो बड़े मॉलिक्यूल एक साइड है, फिर बड़े मॉलिक्यूल एक साइड है, छोटे मॉलिक्यूल एक साइड है, तो सारे सिस अरेंजमेंट होते हैं। अगर मैं नेचुरल रबर की बात करूं, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल इंटरेक्शन और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। जो हमने नेचुरल रबर लेटेक्स से मिला था उसकी कुछ कमियां होती है। क्या कमियां होती है देखो, एक तो बच्चों नेचुरल रबर जो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट होता है, लो टेम्परेचर पर ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है, हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है और नॉन रेजिस्टेंस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इतनी कमियों के बावजूद इसे हम चला नहीं सकते हैं। तो अब इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन का मतलब होता है इट रिएक्ट विद सल्फर टू गिव ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो बच्चों, तो ये हमारे पास नेचुरल रबर है, एक आइसोप्रीन ये रही, 1 2 3 4, दूसरी आइसोप्रीन ये रही, ठीक है, सारी आइसोप्रीन यूनिट में। तो हम क्या करते हैं, 5% सल्फर के साथ इसे हीट करते हैं तो हर यूनिट के बीच में जो है सल्फर एज ए क्रॉस लिंकिंग बन जाता है। तो अब बच्चों ये जो सारी प्रॉपर्टी थी ये वल्केनाइजेशन के बाद पूरी खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर। हमारे पास 3 टाइप के सिंथेटिक रबर है, नियोप्रीन, ब्यूना एन और एक और आता है ब्यूना एस। तो एक्चुअल में जो सिंथेटिक रबर होते हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव, 1,3-ब्यूटाडाइन तो रहेगा लेकिन इसमें कुछ ऐड हो जाता है, कोई एक एटम ऐड हो जाता है। देखो अगर मैं नियोप्रीन की बात करूं तो नियोप्रीन की जो यूनिट होती है वो होती है क्लोरोप्रीन। देखो CH3 की जगह में Cl आ गया, क्लोरोप्रीन 1 2 3 4, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन। तो सिंथेटिक रबर में क्लोरोप्रीन होती है, नेचुरल रबर में हमने क्या पढ़ा था, आइसोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन पॉलिमराइजेशन के लिए नियोप्रीन बना देता है। क्लियर हो गया। ब्यूना एन, ब्यूना का मतलब होता है बच्चों ब्यूटाडाइन और एन का मतलब होता है नाइट्राइल यानी एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसमें 2 मोनोमर होंगे, देखो 1,3-ब्यूटाडाइन एन विनाइल साइनाइड यानी एक्रिलोनाइट्राइल जो हमने पेन में यूज किया था। तो दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास ब्यूटाडाइन और ये हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल। तो इस तरह से ब्यूना एन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा ब्यूना एन के बारे में आपको इसके यूज भी पढ़ने हैं। ब्यूना एन इज रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ पेट्रोल, हेंस इट इज यूज इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। टैंक होते हैं ना, उसकी अंदर की जो लाइनिंग पे सील लगाई जाती है वो ब्यूना एन पॉलीमर की ही लगाई जाती है। तीसरा हमारे पास है ब्यूना एस। ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन और एस का मतलब होता है स्टाइरिन। तो ब्यूटाडाइन स्टाइरिन का ये कोपॉलीमर होता है। इट इज क्वाइट टफ एंड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। तो देखो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, स्टाइरिन इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो ये हमने स्टाइरिन लगा दिया, ब्यूटाडाइन का डबल बॉन्ड बीच में आ गया ना, इस तरह से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, उधर से एक जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इधर जुड़ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह हम ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर बनाते हैं। क्या काम आता है, इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर एंड केबल इंसुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जितने भी पॉलीमर होते हैं उनका मेन ड्रॉबैक क्या होता है, दे कॉज पॉल्यूशन। डिग्रेड होते ही नहीं है, बैक्टीरिया इनको डिग्रेड कर ही सकता है, लेकिन बच्चों कुछ पॉलीमर हमने ऐसे बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आसानी से बैक्टीरिया इनको डिग्रेड कर सकता है। दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो 2 ही टाइप के हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक PHBB है, एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है। देखो पहला हमारे पास है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, जिसको हम PHBVB बोलेंगे। और इसके मोनोमर क्या है, देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब जुड़ेंगे कैसे बच्चों, देखो जुड़ेंगे ऐसे, एक का COOH दूसरे का OH, फिर एक का COOH और दूसरे का OH, इस तरह से जुड़ेंगे तो आपस में इस तरह हो जाएगा, यानी CH3 और C2H5 एज ए ब्रांचिंग आएगी, ये ब्रांचिंग आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक में तो एस्टर बनेगा बीच में, क्योंकि जब एक COOH और एक OH जुड़ेगा तो एस्टर बनेगा, और एक में O और एक में COO किनारे रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं PHBB। और ये क्या काम आता है देख लो, पैकेजिंग मटेरियल बनाने के काम आता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में यूज होता है, और कंट्रोल रिलीज मेडिसिन होती है उनमें भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नाइलॉन 2 नाइलॉन 6।
नायलॉन टू नायलॉन 6 का हमारे पास मोनोमर है, एक तो है ग्लाइसिन और दूसरा है अमीनो कैप्रोइक एसिड। अच्छा, नायलॉन टू नायलॉन 6 का मतलब एक तरफ 2 कार्बन और एक तरफ 6 कार्बन। तो देखो यहां पर 2 कार्बन आ रहे हैं, यहां पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक, तो एक तो अमाइड बन जाएगा क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप है, बीच में अमाइड हो जाएगा, एक तरफ NH हो जाएगा, एक तरफ CO हो जाएगा, एक तरफ CO एक तरफ NH। दिस इज एमाइड लिंकेज। ठीक है, तो देखो टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, यहां पर 6 कार्बन आ रहे हैं, यहां पर टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ, तो नायलॉन टू नायलॉन 6। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल के मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में बच्चों दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं एक दूसरे की। एक चीज ध्यान रख, डेक्रोन उसमें भी मोनोमर सेम थे, लेकिन उसमें थैलिक एसिड नहीं था। उसमें कैसा थैलिक एसिड था, टरथैलिक एसिड, है ना, इस तरह सा। और दूसरा हमारे पास क्या था, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसमें था ही था ऐसा। तो दोनों में मोनोमर सेम है, लेकिन यहां पर थैलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन अलग है। तो क्लियर हो रहा है। तो बात करेंगे हम ग्लिप्टल की, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, बात वही हो जाएगी, एक तरफ एस्टर बन जाएगा, एक तरफ CO हो जाएगा, एक तरफ O हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लिप्टल। ग्लिप्टल का काम इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, कई बार इसका यूज भी पूछा गया। चलो अब लास्ट हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, उनके मोनोमर देख लेते हैं, उनके यूज देख लेते हैं। तो एक टेबल है देखो बच्चों, जैसे पॉलीप्रोपीन, तो मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन। इस तरह से प्रोपीन आपको जोड़नी है। मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स। पॉलीस्टारीन, तो मोनोमर क्या होगा, स्टारीन। स्टारीन क्या होता है, बेंजीन CH2, है ना। इंसुलेटर बनाने के काम आता है, रैपिंग मटेरियल काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियोज, टेलीविजन एंड कैबिनेट्स। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पाइप बनाने के काम आता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। रेनकोट्स बनाने के काम आता है, हैंडबैग्स बनाने के काम आता है, फ्लोरिंग बनाने के काम आता है, वाटर स्पाइस बनाने के काम आता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड, 2 मोनोमर है इसके। इस तरह हो जाएगा, बस एक तरफ देखो ये यूरिया है, NH2, तो एक तरफ हो जाएगा CH2, एक तरफ हो जाएगा NH। फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स। ग्लिप्टल अभी बात की थी, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, इस तरह। ठीक है, पेंट्स एंड लिक्विड बनाने का काम आता है। बेकेलेट, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का रेजिन है। क्रॉस लिंक पॉलीमर है ना, नीचे भी और साइड में भी जुड़ा होता है। यूटेंसिल के जो हैंडल है उनको बनाने के काम।